पेड़ भी हमारे जैसे ही एक जीव है और तो मतलब वो बेजान नहीं है और इस पर बहुत काम है। हमारे ही देश के वैज्ञानिक का शुरुआती काम है, आप सब जानते ही हैं। और तो लेकिन ये तो विज्ञान की बात हुई। साहित्य और कविता का सच विज्ञान के सच से ज्यादा अलग होता है। और पेड़ों को लेकर क्योंकि मेरा जीवन इतना, यानी मैं किसी ऐसी जगह एक दिन बिताने का सोच नहीं सकता जहां की मुझे पेड़ ना दिखे पूरे दिन। तो मेरे लिए एक दुस्वप्न हो जाएगा अगर मेरे को पेड़ ही ना दिखे तो। और इस सिलसिले में जो मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है विनोद कुमार शुक्ल की गोदाम नाम से, मैं आपको भेज दूंगा शिव प्रसाद जी, अगर आप चाहें तो सब टीचर्स को पढ़ाएं। तो ऐसी सब चीजों से, ऐसे सब साहित्य से दुनिया भर में ये साहित्य लिखा गया है। हमारे ही देश में नहीं, तमाम जगह इन सब पर। तो जब मैं पेड़ से मिलता हूँ तो वैसे ही मिलता हूँ जैसे कि किसी इंसान से मिलता हूँ। और अपने जब मैं किसी जगह जहाँ से बार बार गुजरता हूँ तो वहाँ एक एक पेड़ को वैसे ही पहचानता हूँ या उसी तरह से देखता हूँ और जैसे कि किसी इंसान को देखता हूँ। तो ये तो बहुत एक तरह से स्वाभाविक है कि जब मैं उनके बारे में लिखूंगा तो वैसे पेड़ नहीं होंगे जैसे कि आमतौर पर लोग देखते हैं। वो मेरे लिए एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं। और तो ये तो आना ही आएगा ही असल में कि एक जीवन से भरा एक किरदार आएगा जब पेड़ की बात करता हूँ। और ये मुझे बहुत हैरत में डालती हैं ये बातें कि किसी के घर में मान लो ये कई बार ये मेरे साथ एक्सपीरियंस होता है कि मैं किसी के घर जाता हूँ और मैं पूछता हूँ ये उनके घर में 25-30 साल से कोई पेड़ लगाया, मैं पूछता हूँ ये कौन सा पेड़ है, मालूम है आपको? तो पता चलता है कि उनको नहीं मालूम कि वो पेड़ कौन सा है, या मालूम है तो गलत मालूम है। तो मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि ये कैसे हुआ कि कोई व्यक्ति आपके घर में 30 साल से आपके घर के सामने खड़ा है, आपके घर में है और आप उसके बारे में नहीं जानते। तो ये बहुत दुखद है। तो यही मैं कोशिश करता हूँ। और मुझे इस बात की बहुत मान लीजिए कि हाँ, मैं जहाँ अभी बैठा हूँ दफ्तर है हमारा, उसके सामने ही हमारे दफ्तर में ही एक पीपल का पेड़ है जो कोई 150 साल पुराना है। और मैं अक्सर उसके नीचे खड़ा होता हूँ, उसको छूता हूँ और सोचता हूँ कि मैं उस पीपल के बारे में अगर मुझे जानना है ढंग से तो मुझे, क्योंकि उसमें 150 साल का टाइम है, तो मुझे उसको जानने के लिए 150 साल मेरे जीवन में नहीं। तो एक तरह से ये जब सब चीजें मैं लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, तो एक तरह से ये भी कहना चाहता हूँ कि एक 100 साल, एक 50 साल, एक 60 साल के पेड़ के लिए, को देखने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास कितना समय है, हम कितना समय लेकर जाते हैं उसके पास। क्या हमारे पास 1 घंटे का समय है उसको समझने के लिए कम से कम? क्योंकि उसमें 30 साल का समय है, उसमें 50 साल का समय है, उसमें 100 साल का समय है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर मुझे लग रहा है यही चीजें हैं जिनसे, यही जमीन है जिसमें वो इस तरह की कविताएं पनपती हैं, आती हैं। देखिए, इसमें मैंने इस सिलसिले में कई सारी कविताएं और कहानियां लिखी हैं। और ऐसे हमारे देश में ही 2 बड़े साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने कहा है, निर्मल वर्मा ने कहा है और आप बोर्खेस ने कहा है इसको लेकर। तो दुनिया में और भी कवि लेखकों ने ये कहा है कि आप जिंदगी भर एक ही, यानी एक कवि जिंदगी भर एक ही कविता लिखता है, एक कहानीकार जिंदगी भर एक ही कहानी पूरी करता रहता है, बहुत सारी कहानियां लिखकर। तो एक तरह से ये जो कविता मैंने लिखी, ये एक तरह से बहुत सारी कविताएं चलती रहती हैं एक ही बात को कहने के लिए, बहुत तरह तरह से। जैसे मैंने कहा कि पेड़, जैसे धूप से बोली छांव, न तेरे पाँव न मेरे पाँव,
एकदम छोटे बच्चों के लिए लिखी है। परछाई पर बहुत कुछ लिखा है। तो इन सब को बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि धूप और जो परछाई है उसके बहुत सारे निहितार्थ हैं, वो अलग हैं। उस पर मैं अभी नहीं जाता हूँ, लेकिन जो लिटरल सेंस भी है उसके, मान लीजिए एक साइकिल है, उसकी छांव उसके साथ चलती है, लेकिन क्योंकि पेड़ ठहरा हुआ है तो उसकी छांव उससे बंधी है। और जब पेड़ में फल आते हैं तो उस परछाई को भी फल आते हैं, जब पेड़ में फूल आते हैं तो उस परछाई को भी फूल आते हैं, और जब पेड़ से पतझड़ होता है, पत्ते गिरते हैं, तो परछाई से भी एक पत्ता गिर जाता है। तो ये सब चीजें, इतना सुंदर संसार है इन सब चीजों का। और परछाई के जो निहित अर्थ हैं जो मैं कह रहा हूँ, उनके तो और बहुत सारे अर्थ हैं। तो जैसे मुझे मैंने बहुत इन सब मसलों पर बहुत समय लगाया और सोचा, और मुझे बल्कि एक तरह से एक सपना मैं अक्सर मेरे मन में रहता है कि कभी मैं इतना छोटा हो जाऊं कि चींटी की जो परछाई है वो मेरे लिए रात के बराबर हो। तो यही सब चीजों से वो एक विजुअल है। एक बहुत हमारे कस्बे के एक बहुत ही मशहूर एक टेलर मास्टर हुआ करते थे, शाहिद, और हम सब पूरा परिवार उन्हीं के यहाँ कपड़े सिलाता था। और मैं देखता था कि वो जिस तरह से कैंची चलाते थे वो इतना अद्भुत होता था कि लगता था कोई पानी को काट रहा है, जैसे कोई नदी में कैंची चला रहा है। इतना सुंदर उनका, और वो सिलते हुए काटते हुए उनकी कतरनें नीचे गिरती जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो विजुअल उनके साथ, यानी इतना गहरा रिश्ता उनके साथ रहा कि अभी का जो समय है उसमें कई इलाकों में तो ये सोच भी नहीं सकता कोई कि वो कितना गहरा रिश्ता हुआ करता था। वो हमारे घर के लोगों की तरह थे, और इस तरह से घर हमारा पूरे कस्बे में फैला हुआ घर था। वो हमारे घर में ही सिकुड़ा हुआ घर नहीं था। हम जब टेलर मास्टर के यहाँ जाते थे तो वो भी हमें अपने घर वाले लगते थे, और लगता था हमारा घर यहाँ भी है। तो एक पूरा कस्बा हमारा घर हुआ करता था। जगह जगह अपने घर के कमरे, झलकियां दिखती थी। तो वो विजुअल भी कहीं है कि वो पेड़ वैसा ही दर्जी है, वो शायद शाहिद भाई हैं उस पेड़ में जो काट रहे हैं उसको, धूप को, और कपड़े सिल रहे हैं उससे, और नीचे कतरनें गिरती जा रही हैं। तो एक विजुअल उस तरह का भी है कि कैसे चीजें हैं। तो विजुअल का ही, इमेजेस का ही मजा भी है उस कविता में, कि कैसे वो गिरती है। और इसमें इन सब चीजों पर बहुत लिखा गया है। मतलब दूसरे भी जो कवि लेखक हैं, जैसे गुलजार साहब का ये गाना है, धूप पर पेड़ शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छांव छम से नीचे कूदी, हंस के बोली आइए। तो हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम का एक गाना है, उसमें ये कविता है। यह विनोद कुमार शुक्ल की एक बड़ी मशहूर कहानी है। उसमें एक आदिवासी लड़की है जो एक नदी के किनारे खड़ी होती है, और उसकी परछाई नदी में पड़ रही होती है, और नदी इतना तेज बह रही होती है कि वो जो परछाई है वो नदी में बह के बाहर दूर चली जाती है। और फिर कोई आता है उस परछाई को ढूंढने, तो उस परछाई को ढूंढने एक नाव लेकर कोई निकलता है, और उनको दिखता है कि सामने एक व्यक्ति आ रही हैं, एक और नाविक आ रही हैं, और उनको वो परछाई दिख गई है। तो उन्होंने उस परछाई को जानकर उसको समझ के बोला कि क्या तुम लोरमी की परछाई हो, यानी उस आदिवासी लड़की की परछाई हो? तो परछाई कहती है कि हाँ, मैं उसकी परछाई हूँ। और नाविक कहती हैं कि तो मैं तुम्हें लोरमी तक पहुंचा देती हूँ। तो परछाई कहती है कि लेकिन मैं बैठूंगी कहाँ, नाव पर तो मैं आ नहीं सकती। तो नाविक कहती है कि परछाई हो तो तुम नाव की परछाई पर बैठकर आ जाओ। तो ये जो पूरा खेल है धूप और छाया का, वो बड़ा दिलचस्प है।
और बच्चों के लिए शुरुआती जो चीजें बहुत हैरत पैदा करती हैं उनमें से एक है। और उदय प्रकाश जी की एक बहुत सुंदर कहानी है, अगर आपने इसी चीज पर तो ये जो मैं कल भी कह रहा था कि एक शिक्षक या को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि एक रचना को पढ़ाने के लिए एक ही रचना पर नहीं बंधे रहना चाहिए। कितनी सारी रचनाओं से एक तरह से एक रचना का पढ़ाना पूरा होता है। बहुत सारी रचनाओं को याद करके उनका रेफरेंस देकर, क्योंकि मातृभाषा नहीं है हिंदी, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा निश्चित ही, लेकिन फिर भी मैं इस सिलसिले में कुछ एक रचना आपको भेजूंगा। लेकिन एक और आखिरी चीज इस सिलसिले में कि कविता में जो कहा जा रहा है या जो कहना चाहता है कवि, वो वही होता है जो कविता है। जो कविता के अलावा मैं जो भी कुछ बोलूंगा कि ये कविता को इस तरह से समझिए, वो कविता नहीं है। वो कविता को समझने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो तो कविता ही है। जो कहना है वो तो कविता ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है, उसके बाहर कुछ और चीज है, वो कविता नहीं। तो धूप सिली तो बिखर गई कतरन कतरन छाया में, धूप सिली है, वहां मिट्टी सिली है, मिट्टी सिलकर रंग बनाए। दर्जी तो सिर्फ कपड़े सिलते हैं, लेकिन जो पेड़ है वो मिट्टी भी सिलते हैं, वो धूप भी सिलते हैं, वो रंग भी सिलते हैं, वो बहुत सारी चीजें सिल रहे हैं। तो मिट्टी सिलकर रंग बनाए, पानी सिल आकाश। अब देखिए, मिट्टी सिलकर आप एक बीज डालिए मिट्टी में, और ये पेड़ ही करता है कि कितने तरह तरह के रंग उससे आते हैं। तो ये रंग कहाँ से आए हैं? ये तो मिट्टी को सिलकर रंग आए हैं सारे। ये जो पैदा हुआ, मिट्टी में तो रंग नहीं, मिट्टी से जब एक पेड़ बनता है तो बहुत सारे रंग सामने आते हैं। तो मिट्टी सिलकर रंग बनाए, पानी सिल आकाश, मिट्टी रंग हवा पानी को जोड़ा दिया तराश। तो पेड़ जो है उसने मिट्टी को पानी से जोड़ा है, रंग से जोड़ा है और तराश दिया है उसको।